या भाई साहब। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक नया कोड लेकर आए हैं। बाकी जो भी स्टूडेंट्स हैं ये ना सोचें कि जो केमिस्ट्री 133 है वो रुक जाएगा, उसका भी मैं आपको इवनिंग तक उसका एक लेक्चर आज प्रोवाइड कराऊंगी। और आज हम कुछ नया कोड, ठीक है, जैसे कि कमेंट में मेंशन था, तो केमिस्ट्री 133 हम कर रहे हैं, ठीक है। केमिस्ट्री 131 भी अब करेंगे साथ में। ऊपर से आपका केमिस्ट्री 135 का भी मैं लेके आ जाऊँगी, ठीक है। तो आई होप अब, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है आपके एग्ज़ाम में, अगर यूनिट वाइज ही करना चाह रहे हैं, यूनिट वाइज हम कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब काफ़ी इसमें टाइम लगता है, क्योंकि जैसे जैसे आपके चैप्टर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग यूनिट वाइज लाना, ठीक है। तो इस वजह से मैं केमिस्ट्री 131 भी अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जो पीछे वाले कोड है वो भी ऑल्टरनेट डेज पे चलते रहेंगे, और प्लानर जो है मैं ला नहीं पा रही हूँ, सॉरी फॉर दिस। प्लानर मैं अभी बना लूँगी इस लेक्चर के बाद, उसके बाद आपको वो भी, उसकी वीडियो भी आउट कर दूँगी, ठीक है। ओके, आउट। सो स्टार्ट कर लेते हैं हम। यहाँ पे आप पढ़ेंगे, देखो जो आपका ये 131 का कोड है ना, इसमें आप पढ़ेंगे जो आपके फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं, ठीक है। और इनऑर्गेनिक भी है इसमें, ऑर्गेनिक भी है, यानी सब कुछ है। तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप सारे मॉडल्स पढ़ेंगे, ठीक है। बोर्स मॉडल्स, थॉमसन मॉडल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड ऑल। बॉन्डिंग में आप क्या पढ़ोगे? जो आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी थी ना क्लास 11th में, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग आपने क्लास 11th में पढ़ी थी या क्लास 12th में, जो भी पढ़ी थी, उसके अकॉर्डिंग आपको बॉन्डिंग। फिर उसके बाद आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखोगे GOC है आपका, ठीक है। GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। फिर आप पढ़ेंगे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। जो 133 वाला है उसके अंदर आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है, एंड आपका हाइड्रोकार्बन्स वाला वो वाला पार्ट है पूरा। यहाँ पर आपका एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होने वाले हैं और GOC होने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। प्यारी सी आपकी बुक है, बिल्कुल अच्छे से बॉन्डिंग्स के साथ। एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका पहला होगा। तो ब्लॉक 1 में जो हम पढ़ने वाले हैं ना, सबसे पहले आप देखेंगे यूनिट 1, ठीक है। इसमें आप पढ़ोगे बोर्स थ्योरी। यूनिट 2 में आप पढ़ोगे डुअल बिहेवियर ऑफ रेडिएशन इन मैटर। डुअल बिहेवियर का मतलब क्या होगा? दोगलापन, यानी कि दो नेचर आपके शो करते हैं, ठीक है। क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच, उसके बाद हाइड्रोजन एटम के बारे में आप यूनिट नंबर 1 में पढ़ेंगे। एंड उसके बाद है यूनिट नंबर 5। तो यूनिट नंबर 5 में आप देखोगे कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हो, ठीक है। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए एग्जाम में आता है, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 से, जो आपका यूनिट नंबर 1 है, दैट इज़ बोर्स थ्योरी। तो यहाँ पे आप क्या क्या पढ़ने वाले हो वो देखते हैं हम। पहले आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, अर्लियर एटॉमिक मॉडल्स पढ़ेंगे, यानी सबसे पहले बोर्स थ्योरी से पहले आपका कौन कौन से मॉडल्स आए थे। एटॉमिक मॉडल में आपका डाल्टन का आया था, थॉमसन एंड रदरफोर्ड मॉडल, ये 3 साइंटिस्ट के पहले आए थे, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ेंगे बोर एटॉमिक मॉडल। उसके बाद आप देखेंगे कि रेडियस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर एनर्जी कैसी होती है एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की। फिर आप देखेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है, एंड बोर्स थ्योरी। फिर आपको देखना लिमिटेशन, एंड देन आपका एक और आता है समरफोल्ड मॉडिफिकेशन, जो बोर्स थ्योरी को मॉडिफाई करके उन्होंने बनाया था, ठीक है। तो यूनिट नंबर 1 ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देख लेते हैं इंट्रोडक्शन में। देखिए, दिस इज़ द फर्स्ट यूनिट ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक ऑन एटॉमिक स्ट्रक्चर। यहाँ पे मेनली हम फोकस करेंगे आपके मॉडल्स पर, ठीक है, कि स्ट्रक्चर ऑफ द एटम किस तरीके से है। जो मॉडल्स जो दिए गए उन्होंने ये बताया कि एटम का स्ट्रक्चर है क्या। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक मॉडल्स का, जो आपके डाल्टन ने दिया, थॉमसन ने दिया, रदरफोर्ड ने दिया, ठीक है, ठीक है, जो पहले दिया था। उसके बाद आपका बोर्स का आया, फिर उसके बारे में हम डिटेल्स देखेंगे। उसके बाद एनर्जी देखेंगे, रेडियस देखेंगे, सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे। और आप बोर्स थ्योरी की क्या देखेंगे? लिमिटेशंस भी देखेंगे। फिर उसको बोर्स थ्योरी को कैसे मॉडिफाई करना है वो देखेंगे। तो एटॉमिक जो अर्लियर मॉडल्स आए, सबसे पहला वो आपका आया था डाल्टन का, ठीक है, और आपका थॉमसन, जो आपका J.J. थॉमसन है, एंड देन रदरफोर्ड। तो द एटॉमिक थ्योरी ऑफ द ग्रीक फिलोसोफर ल्यूसिपस एंड डेमोक्रेटस, ठीक है, BC 400 BC, ठीक है, हेल्ड द कंटिन्यूस सब डिवीजन ऑफ मैटर वुड अल्टीमेटली यील्ड एटम्स। यानी इन्होंने बोला कि मैटर को डिवाइड करो तो हमारे पास एटम्स मिलता है। फिर इसके बाद जब हमारा एटम होता है उसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते, यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है आपका जो एटम होता है, वो वन ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जिसका हम दोबारा और ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? डिविजिबल नहीं कर सकते, हम डिवाइड ही नहीं कर सकते हैं। तो वो आपके एटम होते हैं, ठीक है। तो द वर्ड एटम इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड से आया था, जिसका मतलब क्या होता है? एटोमोस, मतलब अनकट, इनडिविजिबल, यानी डिवाइड नहीं हो सकता। तो इसके अकॉर्डिंग डाल्टन ने, थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने क्या बोला वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी पर अपने क्या बोला, उन्होंने एक्सप्लेन किया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का। तो यहाँ पे पॉजिटिव अपनी थ्योरी का
तो पहला जो है इन्होंने बोला कि पहला पोस्टुलेट क्या है, आपका एग्जाम में आ सकता है कि पोस्टुलेट्स लिखना है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का। तो मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। इन्होंने बोला कि जो आपका मैटर होता है वो स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको हम एटम का नाम देते हैं, जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। इन्होंने बोला कि ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, यानी कि जितने भी एटम्स होते हैं किसी भी गिवन एलिमेंट में वो आपके आइडेंटिकल होते हैं। जो एटम होते हैं डिफरेंट एलिमेंट का उनका डिफरेंट डिफरेंट मास होता है, यानी जो अपना जिनका मास होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, उनके डिफरेंट एटम्स होंगे तो मास तो ऑब्वियसली उनका डिफरेंट होगा ही। उन्होंने बोला कि अ कंपाउंड इज ए स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन मोर देन वन एलिमेंट। समझ लो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, ये एक कंपाउंड है, ये एक से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना है। देखो ये कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन के 3 कंपाउंड्स हैं, 3 एलिमेंट यहाँ पे हो जाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि एक कोई भी कंपाउंड होगा स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन से बना होगा और एक से ज़्यादा एलिमेंट उनके पास होंगे। किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपका जो एटम है वो ना ही क्रिएट किया जाएगा और ना ही डिस्ट्रॉय किया जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज किया जाएगा और एक न्यू सब्सटेंस बना लिया जाएगा, ठीक है। जैसे आपका H2 और N2 है, ठीक है, इससे आपने NH3 बना लिया, ठीक है, यहाँ पे 2 दे दो, ठीक है, आपने क्या बना लिया NH3। यहाँ पे कोई भी पार्टिकल ना डिस्ट्रॉय हो रहा है ना क्रिएट हो रहा है, ठीक है, ना ही क्रिएट हो रहा है ना डिस्ट्रॉय हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया, एक्सचेंज किया इनके पार्टनर्स को और हमने एक न्यू सब्सटेंस बना लिया, ठीक है। तो ये आपका डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट हो जाते हैं। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने सजेस्ट किया कि आपका जो एटम है वो इनडिविजिबल है, यानी फर्दर डिवाइड नहीं करता, लेकिन डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन है डिवीजन ऑफ दिस थ्योरी। अब ये आपके डाल्टन की थ्योरी थी, अब हम थॉमसन की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या था, आपके डाल्टन थ्योरी के बारे हम थोड़े से नोट से भी पढ़ लेंगे, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा ईजी भी लगे। तो लेट्स, तो उसके बाद जो आपके पास आता है वो आपका मॉडल आता है एटॉमिक मॉडल में, जो आपने पढ़ा डाल्टन एटॉमिक मॉडल। उसके बाद आप यहाँ पे पढ़ेंगे जे थॉमसन का। तो थॉमसन का मॉडल सबने पढ़ा था क्लास 11th क्लास 12th में, और उससे पहले भी आप पढ़ते हुए आ रहे, 9th 10th में भी था आपका ये मॉडल, थॉमसन का मॉडल, जिसको उन्होंने अलग नाम और दिया था, जिसको प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं, प्लम पुडिंग में, और या फिर वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। वाटरमेलन आपका कुछ इस तरीके से दिखता है, देखिए वाटरमेलन आपका गोल गोल है। तो इन्होंने बोला कि जो जितनी भी फिलिंग वाला पार्ट है, ठीक है, फिलिंग वाला पार्ट है वो आपका मास है और वहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। और फिर उसके बाद जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो इसके अंदर एम्बेडेड हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसी में एम्बेडेड है। तो जो इसके अंदर ब्लैक बीज आपको मिलेंगे ना वाटरमेलन का, जो रेड वाला पार्ट है वो मासेस है, पॉजिटिवली चार्ज है, जो पूरे ऑल अराउंड एटम में पूरे में जो है फैला हुआ है, राइट। और जो आपका जो बीज है वो एटम का, उसको इन्होंने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया, जो कि एम्बेडेड हैं इन द मॉडल। तो आप देखिए पॉजिटिवली चार्ज इज ऑल अराउंड चार्ज एटम, यानी जो पूरा रेड वाला पार्ट होता है आपके वाटरमेलन का, उसको पॉजिटिवली चार्ज बोला इन्होंने, और बोला कि पूरे जो एटम है उसमें चारों तरफ पॉजिटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इनके बीच में क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, ठीक है, ये इन्होंने बोला। बट इनका कुछ ना कुछ लिमिटेशन था, वो लिमिटेशंस हम देखते हैं, देखिए। इट कुड नॉट एक्सप्लेन रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल इस एक्सपेरिमेंट जो था ना उसके बारे में हम देखेंगे, इन्होंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया। तो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल क्या था, देखो इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड आपके आए थे, इन्होंने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दिया। इन्होंने बोला कि सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल आपके क्या होता है, डबली आइनाइज्ड हीलियम एटम होता है, ठीक है, डबली आइनाइज्ड हीलियम एटम होता है, ठीक है, डबल यहाँ पे चार्ज होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डबली आइनाइज्ड हीलियम एटम। तो ये आपका अल्फा पार्टिकल होता है। तो इन्होंने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट देखा, ये आपकी स्लिट्स लगी हुई है 2, इन्होंने यहाँ पे ये सोर्स लिया, अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, जब इन्होंने लाइट डाली और यहाँ पे एक गोल्ड फॉइल था और एक ये स्क्रीन लगाई इन्होंने, ZNS स्क्रीन। इस स्क्रीन को इसलिए लगाया था ताकि आपके जो स्पॉट है, लाइट कलर के स्पॉट इसके ऊपर दिखाई दे, ठीक है। तो जैसे ही स्कैटरिंग यहाँ पे हुई, एक लाइट शो की, तो यहाँ पे बहुत सारे इस तरीके से स्कैटरिंग हो गया अल्फा पार्टिकल का गोल्ड फॉइल से निकल करके। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या था, इन्होंने वो देखा, इन्होंने क्या बताया कि आखिर जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो क्या क्या हुआ। सबसे पहली चीज़ आपकी हुई, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेंट स्ट्रेट, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्फा पार्टिकल जो होता है आपके स्ट्रेट गए हैं इस तरीके से। फ्यू अल्फा पार्टिकल जो डिफ्लेक्ट बाय स्मॉल एंगल, कुछ अल्फा पार्टिकल आपके डिफ्लेक्ट हो गए कुछ एंगल से, ठीक है, इस तरीके से कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, राइट। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट बाय 180, और कुछ जो है वो 180 से डिफ्लेक्ट हुए, ठीक है। कंक्लूजन क्या था इनके मॉडल का, वो आप देखना, कंक्लूजन जो था इनका, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी। इन्होंने क्या देखा कि देखो, जैसे कि थॉमसन ने बताया कि आपके जो एटम है, ठीक है, उसके अंदर पूरे एटम में आपका पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिवली चार्ज, पूरे जो रेड वाला पार्ट है आपके वाटरमेलन का पूरा पॉजिटिव चार्ज, यानी खाली स्पेस नहीं है।
तो जब इन्होंने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने देखा कि क्या कंक्लूजन निकाला कि मोस्ट ऑफ द स्पेस जो था एटम के अंदर वो खाली था। यानी थॉमसन ने ये बोला था कि खाली नहीं है, पर इन्होंने जब किया तो खाली था, स्पेस खाली थी। पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम। इन्होंने बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, सेंटर के एटम के सेंटर पर आपका प्रेजेंट है, वो आपका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो इलेक्ट्रॉन आपके नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज वाला सेंटर एटम के सेंटर में है उसे हमने न्यूक्लियस कहा है। तो ये चीज़ इन्होंने बोली थी, तो इसलिए आपका जो जे थॉमसन का मॉडल है वो रिजेक्ट हो गया था। उसके बाद आया रदरफोर्ड, अल्फा पार्टिकल वही है रदरफोर्ड का मॉडल, ठीक है। यहाँ पे देखिए रदरफोर्ड ने और सारी चीज़ें बताई, ये आपका है। तो कुछ कुछ देखिए यहाँ पे अल्फा पार्टिकल देखो स्ट्रेट जा रहे हैं, कुछ कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, और कुछ बैक भी आ रहे हैं, ठीक है, 180 डिग्री से। और जो आपका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, वो न्यूक्लियस है, जो आपका पॉजिटिव चार्ज है। और न्यूक्लियस में क्या क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इन दोनों को मिलाकर हम न्यूक्लियस बोलते हैं। रिजल्ट्स में इन्होंने क्या देखा, रेडियस ऑफ द एटम निकाला, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻10 मीटर। रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस जो होता है वो 10⁻15 मीटर होता है। रेडियस ऑफ एनी न्यूक्लियस, कोई भी एलिमेंट आपको दे दिया और उसका फिर आपको कैलकुलेशन के लिए आ जाता है कि आपने क्या करना है, न्यूक्लियस की रेडियस निकालनी है, ठीक है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है आपका वो क्या होता है, R=R0 A की पावर 1/3। ए जो होता है आपका मास नंबर होता है, ये आपका कॉन्स्टेंट है रदरफोर्ड का, और इसकी वैल्यू भी आपको गिवन होती है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है R=R0 A की पावर 1/3। कुछ इनकी भी लिमिटेशंस आई थी, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लिमिटेशन देखिए, इट कुड नॉट एक्सप्लेन इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन कुछ नहीं किया, और ना ही इन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ द एटम बताया, ठीक है। उसके बाद आपका पार्टिकल नेचर आ जाता है, ठीक है। तो ये मॉडल्स थे आपके। अब हम अपने स्टडी मटेरियल पर जाते हैं और फिर वहाँ से देखेंगे क्या क्या चीज़ है। तो देखिए जैसे कि नोट्स में लिखा हुआ था मैंने कि आपका जो ये आपका कौन सा मॉडल है, प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। क्या था आपका, प्लम पुडिंग मॉडल है। और यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज जो होता है वो आपके इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। बाकी पॉजिटिवली चार्ज आपका क्या है, स्फेरिकल पॉजिटिवली चार्ज है, वो आपके क्या हो गए, मास हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन्होंने कैसे कंसिडर किया। और फिर ये आपका मॉडल जो होता है ग्रीगर मार्सडन ने यहाँ पे किया, तो थिन गोल्ड लिया इन्होंने, जो आपका स्कैटरिंग अल्फा स्कैटरिंग मॉडल है। अब यहाँ पे आप ये भी पढ़ सकते हो कि इन्होंने नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो स्फेयर के अंदर एम्बेडेड होते हैं, जिसे प्लम पुडिंग मॉडल बोला। उसके बाद इन्होंने ये एक्सप्लेन ही नहीं किया जो ये अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग हुई। देखो सेम जैसे मैंने आपको बताया था अल्फा पार्टिकल की, ये आपका अल्फा सोर्स है और ये बीम ऑफ द लाइट है। कुछ आपके स्ट्रेट जाएंगे, कुछ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, कुछ 80 डिग्री में चले जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। ये देखिए ये आपका रदरफोर्ड का, ठीक है। और ये बीच में जो पॉजिटिवली चार्ज दिखाया हुआ है वो आपका न्यूक्लियस, राइट। ये आपके दिखाया हुआ है, देखिए ये जो आपका दिखाया हुआ है ना कि कुछ कुछ आपके सीधे चले गए तो डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, कुछ स्मॉल एंगल से इस तरीके से बैक हो गए तो डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, कुछ लार्ज डिफ्लेक्शन कर गए और कुछ इस तरीके से वापस भी आ गए, ठीक है। ये होता है आपका रदरफोर्ड का मॉडल, ठीक है। स्पाइरल पाथ भी उन्होंने बताया था रदरफोर्ड ने। तो टू सपोर्ट, यहाँ पे देखिए, टू सपोर्ट दैट इलेक्ट्रॉन्स डिड नॉट फॉल ऑन टू द न्यूक्लियस एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से होता है। रदरफोर्ड ने पोस्टुलेट जो दिया था वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का रोटेशन दिखाया था, कहाँ पे, प्लैनेट की तरह। जिस तरीके से सन अराउंड द न्यूक्लियस होता है, इसी तरह से जैसे कि आपका जो प्लैनेट होते हैं वो सन के अराउंड घूम रहे होते हैं, उसी तरीके से आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे होते हैं, देखिए, ठीक है। दैट इज़ इस तरीके से दिखाया हुआ बस। उसके बाद आपका यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन आपका बनता है, एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मॉडल्स प्रपोज बाय थॉमसन एंड रदरफोर्ड। तो थॉमसन एंड रदरफोर्ड के मॉडल में आपको बताना है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ठीक है। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट, वो आपका आता है बोहर्स का मॉडल, ठीक है, बोहर्स का मॉडल, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो रदरफोर्ड ने तो बताया ही नहीं, ठीक है, कि स्टेबिलिटी होती है, पर यहाँ पे जो हाइड्रोजन की स्टेबिलिटी बतानी, यानी एटम की स्टेबिलिटी बताने के लिए आपके बोहर्स आए, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं, देखो कितने मतलब अच्छे से लग रहे हैं, नहीं लग रहे अच्छे, कोई नहीं, चलो चलिए जी। स्पेक्ट्रम, और इन्होंने क्या बताया, स्पेक्ट्रम भी दिया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी दिया, और इनका नाम था एटम मॉडल भी दिया इन्होंने, और रदरफोर्ड मॉडल को डिस्क्राइब भी किया, इम्प्रूवमेंट भी किया, ओके। चलिए, तो बोहर्स के पोस्टुलेट भी आपके आते हैं एग्जाम में कि पोस्टुलेट्स ऑफ द बोहर बताइए। चलिए पोस्टुलेट देखते हैं। सबसे पहला पोस्टुलेट, एन इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट ओनली इन ऑर्बिट्स और डेफिनेट एंगुलर मोमेंटम एनर्जी, ईच ऑर्बिट इज नॉन ए स्टेशनरी स्टेट। उन्होंने बोला कि जो आपके इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऑर्बिट्स के अंदर होंगे और उनके पास कुछ ना कुछ एक एंगुलर मोमेंटम होगा और एनर्जी होगी, यानी फिक्स एंगुलर मोमेंटम और एनर्जी होगी, ठीक है।
और जो आपके ऑर्बिट होंगे उसको स्टेशनरी स्टेट बोल दिया इन्होंने, ठीक है। दूसरी चीज़, इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी व्हेन इट इज़ एन अलाउड ऑर्बिट, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या बोली इन्होंने, वाइल इन एन ऑर्बिट, एंगुलर मोमेंटम जो होगा इलेक्ट्रॉन का जब वो ऑर्बिट में होंगे तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है आपका, पहले पढ़ा होगा आप, MVR फिजिक्स में पढ़ा होगा, इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तो MVR इज इक्वल्स टू क्या होगा, MVR इज इक्वल्स टू NH/2π। इस पे क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। ये आपका एंगुलर मोमेंटम होता है किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का, वो फिक्स होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब M क्या है, V क्या है, R के सारी देखो, M एंड V आपका क्या है, मास एंड वेलोसिटी है। इलेक्ट्रॉन की R जो है रेडियस है ऑर्बिट की, N है इंटीग्रल, जिसे हमने क्या बोला, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ऑर्बिट्स में K L M N, ठीक है, जिनकी वैल्यू क्या होती है, N की वैल्यू 1 2 3 4 होती है। H क्या होगा आपका, प्लैंक कांस्टेंट होता है, इसकी भी आपकी गिवन वैल्यू होती है जो यूनिट 2 में आप पढ़ेंगे, ठीक है। चौथी चीज़ क्या है, ईच स्पेक्ट्रल लाइन इज प्रोड्यूस बाय सिंगल इलेक्ट्रॉन। आपकी जो स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगी वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन से बनी। जब आपका इलेक्ट्रॉन जंप करेगा एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, फिर आपकी एक डेफिनेट सी एनर्जी जो है वो रेडिएट करेगी, ठीक है, या फिर एमिट करेगी स्पेक्ट्रल लाइन में। तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इज रिलेटेड टू द डिफरेंस इन एनर्जी, यानी आपका ये ऑर्बिट दूसरा ऑर्बिट, यानी इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जा रहा है, कुछ ना कुछ एनर्जी यहाँ से क्या होगी, एमिट होगी या फिर क्या होगी, रेडिएट होगी। और ये एनर्जी जो हम निकालेंगे वो डिफरेंस एनर्जी में निकालेंगे, ठीक है, डिफरेंस एनर्जी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल एनर्जी। तो जो शुरुआत से अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है किसी भी ऑर्बिट में, तो वहाँ पे जो डिफरेंसेस आएगी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी में, वो आप इस तरीके से लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो चेंज इन एनर्जी होगा उसको हम HV भी बोलते हैं। V ये क्या है, म्यू आपका फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, और H क्या है, प्लैंक कॉन्स्टेंट, C क्या है आपकी वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और चीज़ें क्या बताई थी बोहर्स मॉडल ने, यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ रेडियस का ऑर्बिट, ठीक है, सॉरी ऑर्बिट का रेडियस, ठीक है, रेडियस का ऑर्बिट नहीं। तो बोहर एटॉमिक मॉडल ने एक इलेक्ट्रॉन लिया जिसमें चार्ज E ले लिया उन्होंने, मास M लिया, चार्ज E, और रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस की तरफ, जिसका चार्ज क्या है, पॉजिटिव ZE। तो आपका न्यूक्लियस जो है वो आपका क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। V जो होता है वो आपका वेलोसिटी स्टेशनरी ऑर्बिट में, R क्या है आपका, रेडियस है। तो द न्यूक्लियर चार्ज इज टेकन एज पॉजिटिव, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या लिया, न्यूक्लियस का पॉजिटिव ZE लिया, और जो Z प्रोटॉन्स है और प्रोटॉन का आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे दूसरी तरफ देखिए, फॉर अटेनिक मैकेनिकली स्टेबिलिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस जो है वो आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होते हैं, तो इसीलिए अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और जो आपका जो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, उनका जो होता है चार्ज अलग होता है, इसलिए तो यहाँ पे अपोजिट अट्रैक्शन लग रहा है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो आपका आया है वो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन जाता है, F आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू -ZE²। क्यों, क्योंकि माइनस क्यों है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन 4πε0 r², ठीक है। तो 4πε0 इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, आपका क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले में पढ़ा होगा, जिसकी SI यूनिट जो होगी प्रोपोर्शनली कांस्टेंट। ε0 क्या है आपका, परमिटिविटी होता है इक्वल, और ये कितना होता है, इसकी वैल्यू आपको गिवन होती है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस टर्म R हैव कूलम एंड मीटर इन M यूनिट, ठीक है। Z क्या है आपका, यूनिट लेस होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करें तो आपको पता ही है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, MV² होता है, ठीक है। तो जब आप इसको सब्सटीट्यूट करेंगे, जब दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, एक -FC, ठीक है, यही बताया था ना मैंने कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो आपका जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसके बराबर होगा, लेकिन अपोजिट चार्ज में होगा। तो कैसे आप लिखेंगे इसको, तो जो FA है वो ये वाला फॉर्मूला बन के आ रहा था -Z, और ये वाला आपका फॉर्मूला बन के आ रहा था क्या, -MV²/R, जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे इक्वेशन बन के आती है वो बन के आती है MV² इज इक्वल्स टू ZE² अपॉन 4πε0R। ये आपका फॉर्मूला बन के आता है दोनों की रिलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए और भी चीज़ें लिखेंगे, तो आपका जो V है, ठीक है, V की जगह आप क्या लिख सकते हो, आपने बोला कि वेलोसिटी जो होगी वो आपकी क्या होती है, NH/2π हो जाएगी। तो वेलोसिटी आप क्या लिख सकते हो, NH/2πmr, ठीक है। और दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे आप, तो क्या होगा, V², N² H² 4π² M² R²। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो M से। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे M से तो क्या होगा, देखिए, और आप V की वैल्यू रख देंगे। तो जब V की वैल्यू आप रखेंगे तो यहाँ पर रेडियस की जो रेडियस, देखो रेडियस की कैलकुलेशन कर रहे हैं हम यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपका ये पूरा कंप्लीटली डेरिवेशन हो, पर अगर पेपर में आता है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो R क्या बन के आएगा आपका, N² ε0² H² πm Z²। N आपका 1 होगा, ठीक है,
फर्स्ट और बोर ऑर्बिट के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो R1 में जब आप पहले फर्स्ट ऑर्बिट के लिए लेंगे हाइड्रोजन एटम की अगर हम बात कर रहे हैं, तो Z क्या होता है आपका, Z क्या होता है आपका एटॉमिक नंबर होता है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है। N क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो 1 है, तो यहाँ पे जो 1 Z की जगह आपके ये आपका नेग्लेक्ट हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, Z की जगह भी आपका सॉरी अरे क्या हो गया, एक सेकेंड, थोड़ा सा ग्लिच आ गया था। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, N भी आपका 1 हो जाएगा, Z भी 1 हो जाएगा। देखो फाइनली जो इक्वेशन है ना, इसमें डरने की बात नहीं, फाइनली इक्वेशन जो आपकी होगी ना वही याद करेंगे, उससे ही आपका क्वेश्चन बनता है। तो जब इसको आप कैलकुलेट करोगे इतनी बड़ी सी वैल्यू रख के, तो आपका ये आ जाएगा 53 पिकोमीटर। तो R जो होगा ना वो क्या होगा 53N², ये आपका होता है रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम का, ठीक है, ये हाइड्रोजन। तो आपका रेडियस की वैल्यू तो ये रही भाई, तो हमने इतना कैलकुलेट किया, ठीक है। चलिए, तो यू कैन द रेडियस ऑफ पर्टिकुलर ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका क्या होता है, n होता है। तो यहाँ पे जो रेडियस है वो किसके स्क्वायर के बराबर है, n स्क्वायर के बराबर, और 53 भी आ गया आपका पिकोमीटर, ठीक है। इस तरीके से ये आपकी क्या है आर की वैल्यू। तो जब आप कैलकुलेशन करेंगे, जब एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएंगे, तो इस रेडियस निकालने के लिए यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देखो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है आपको, कैलकुलेट रेडियस ऑफ द सेकंड ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम, ठीक है। सेकंड ऑर्बिट क्या होगा, n इज इक्वल्स टू 1 क्या है आपका फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट क्या होगा n इज इक्वल्स टू 2। तो हाइड्रोजन एटम के लिए तो आप n की वैल्यू 2 रख देंगे, ठीक है। n की वैल्यू 2 रखेंगे, z जो होगा वो आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा आपका कि आपका r जो होता है वो n स्क्वायर 53 पिकोमीटर, तो n की जगह क्या आएगा 2 का स्क्वायर, तो यानी 4 इंटू 53, इस तरीके से कर दोगे आप, तो फिर आपकी कैलकुलेशन आ जाएगी सेकेंड ऑर्बिट की, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आप एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हो। अब देखो जब टोटल एनर्जी होती है जिसे हम En कहते हैं, ठीक है, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट, यानी बहुत सारी ऑर्बिट, nth ऑर्बिट बहुत सारी ऑर्बिट, गिवन बाय सम ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। जब आपके पास कोई टोटल एनर्जी होती है तो उसके अंदर किस किस का सम होता है, आपकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आपका nth ऑर्बिट के लिए एनर्जी निकालते हैं, टोटल एनर्जी जो आपका पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी को भी हम इस तरीके से लिखेंगे -ZE² 4πε0 r, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी आपको पता है mv²/2 होता है, ठीक है। नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है आपका कि वर्क जो होता है वो डन हो रहा है इलेक्ट्रॉन के लिए, ताकि वो रिमूव हो जाए इनफाइनिटी से, ठीक है। तो अब देखो फिर आप एनर्जी लिखोगे टोटल, ठीक है। जो आपका बेसिकली आता है ना लास्ट वाला, वो आपका इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो mv²/2 क्या है काइनेटिक एनर्जी, माइनस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा आपका ZE² प्लस होगा ना काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आपका नेगेटिव में है तो यहाँ पे भी प्लस माइनस हो जाएगा, तो ZE² 4πε0 r हो जाएगा। दोनों को किया, उसके बाद आपका ये आ रहा है -ZE² 8πε0 r। अब और सिंप्लीफाई करेंगे, चलिए ये देखिए हमने फिर से लिया कि आपका हाइड्रोजन एटम के लिए है 1 हो जाएगा, n क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्बिट का निकल करके आता है ये आपका। तो आपकी एनर्जी का फॉर्मूला कहाँ है, अरे भाई Z1 कर देंगे, हाँ ये देखिए एनर्जी का फॉर्मूला आपका ये बन जाता है, ये याद कर लीजिएगा जो वैल्यू है En इज इक्वल्स टू -2.17, ठीक है, इंटू 10⁻18 अपॉन n²। अब आपकी ऑर्बिट का चेंज करते रहेंगे वो कि n की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, n की वैल्यू इतनी होगी उतनी होगी, और फिर आप एनर्जी टोटल एनर्जी इस तरीके से निकाल देंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेरिएशंस दिया हुआ है n वैल्यूज़ के साथ, ठीक है। n को 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 2 रखेंगे तो कितना, 3 रखेंगे तो कितना, 4 रखेंगे तो कितना, इस तरीके से, ठीक है। चलिए अब देखो व्हाट इज एनर्जी वैल्यू ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इफ n इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। अब देखो सक्सेसिव डिफरेंस एनर्जी की वैल्यू दी हुई है आपको टेबल में, ये कर रहा है कि किस तरीके से एनर्जी लेवल आपका क्लोज होता जाता है। तो एनर्जी ट्रैवल होता है और डिस्क्रीट एंड लोअर एन वैल्यूज़ करता है। तो आपका देखो जब आप एनर्जी न्यूक्लियस से दूर होते रहते हो, आपकी एनर्जी जो होती है वो बढ़ती रहती है, एन बिकम सफिशिएंटली लार्ज होता है, एनर्जी लेवल जो होंगे वो स्लाइटली डिफरेंस हो जाता है, जिसे हम कन्वर्जेंस ऑफ द एनर्जी लेवल कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो n इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट रखोगे आप, इनफाइनाइट,
तो वहाँ पे एनर्जी कितना आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। अब आपको पढ़ना है हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम एंड बोहर्स थ्योरी। थोड़े से नोट्स भी हम यूज़ कर लेते हैं साथ में। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था बोर्स मॉडल में क्या होता है, आपके कई सारे ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट तक ये ऑर्बिट, देयर आर इनफाइनाइट शेल्स, ठीक है। कितने होते हैं आपके इनफाइनाइट शेल्स होते हैं आपके एटम में, देखो n 1 2 3 इस तरीके से। एटम्स के पास दो पार्ट्स होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट्स भी होता है जिसको इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते रहेंगे। एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो आपका क्वांटाइज होता है किसी भी के लिए, वो आपका क्या होता है mv/r इज इक्वल्स टू NH/2 पाई, जहाँ पे n क्या होता है 1 2 3 इस तरीके से जाएगा। ग्राउंड स्टेट अगर होगा, देखो ग्राउंड स्टेट में अगर हम एनर्जी की बात करें तो n इज इक्वल्स टू 1 होगा। एक्साइटेड स्टेट यानी शेल अदर देन n इज इक्वल्स टू 1, अगर बोला कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बताओ तो आपके n की वैल्यू जो होगी ना वो 2 होगी, नॉट 1 होगी, ठीक है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट को हमने n इज इक्वल्स टू 1 मान लिया। जैसे जैसे न्यूक्लियस से आपकी एनर्जी दूर होगी तो एनर्जी डिफरेंस जो होगी वो आपकी डिक्रीज होती जाएगी न्यूक्लियस से, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ थी कि बोहर्स मॉडल आपका सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन की स्पीशीज़ की जगह है, जैसे H हीलियम प्लस Li+2 बेरिलियम +3 इस तरीके सिंगल। फॉर्मूला क्या होता है रेडियस का, मैंने आपको होता है 52.9 n²/z, जिसमें z की वैल्यू 1 रख दी थी उसने, ठीक है, फॉर किसके हाइड्रोजन के लिए, तो यहाँ पे 53 n² भी होता है, ठीक है। वेलोसिटी और टोटल एनर्जी आपका क्या आया था, ये आया था ना 2.18 इंटू 10⁻18/n², ये आया था। अब आपको पढ़ना है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। देखो एनर्जी और इनफाइनाइट शेल एनर्जी डिफरेंस अगर किसी भी ऑर्बिट में होता है ना, आप वो देखोगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में देखिए क्या होता है, जब आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे ना तो आपके पास लैम्डा की रेशियो आएगी वहाँ पे, जहाँ पे RH Z²/1/n², 1/n2 का स्क्वायर पढ़ेंगे, जिसमें रेडबर्ग कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में देखिए बहुत सारी चीज़ें ये होती है आपके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। डिसकंटिन्यूस होती है, लाइंस होती हैं, एमिशन होता है। एमिशन क्या होता है n2 से n1, ठीक है, यानी नीचे की तरफ आ रहा है। लोअर ऑर्बिट आपकी n1 होती है, n2 क्या होती है हायर ऑर्बिट होती है। आपके कई सारे सीरीज़ होते हैं इसमें, लाइमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, पास्टन सीरीज़, ब्रैकेट, पी फंड, ठीक है। लोअर ऑर्बिट जो n1 की वैल्यू होती है इनकी 1 होती है, n2 2 3 4 5 ऐसे होगा। बाल्मर में जो लोअर वैल्यू होती है वो 2 होती है, याद रखना है, और 3 4 5 उसके आगे से बढ़ेगा। पास्टन में 3 तो 4 5 उसके आगे का होगा। ब्रैकेट में 4 तो 5 6 7 उसके आगे का होगा। पी फंड है तो 5 तो उसकी 6 7 आगे होगी। और लास्ट वाला हैमबर्गर भी होता है, हैमबर्गर नहीं हेम्फ्री, ठीक है, हेम्फ्री वाले में आपका n1 जो होगा वो 6 होगा, बाकी 7 8 होगा। रीजन देखो लाइमन सीरीज आपकी अल्ट्रावायलेट रीजन में होती है, बाल्मर विजिबल में होती है, बाकी सारी इंफ्रारेड में होती है। तो जो आपका फॉर्मूला आता है अगर लाइमन सीरीज बाल्मर सीरीज इस तरीके से आपको निकालने के लिए आया ना कि उसमें लैम्डा की वैल्यू निकालो, वेवलेंथ निकालो, तो यहाँ पे RH जो होता है आपका कॉन्स्टेंट है, Z² क्या है आपका एटॉमिक नंबर है, 1/n1² जो आपकी लोअर है, n2² क्या है आपकी हायर वाली। और यहाँ पे रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो आपकी होती है 1.1 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स, ठीक है। आप चलिए अपनी स्टडी मटेरियल तो देखिए, यहाँ पे हम फर्स्ट क्या देखेंगे कि आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता क्या है। जो आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रम है वो केमिकल सब्सटेंस होता है, हीट करते हैं इलेक्ट्रॉन को बंसन फ्लेम पे, तो लाइट एमिट होती है। तो जब लाइट एमिट होती है तो हम उसको एक प्रिज्म से पास करते हैं जिसको हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये देखो ये आपका गैस या डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है, इसको हमने हीट किया, उसके बाद एक लाइट पास करी और एक प्रिज्म से, तो कई सारे लाइट में जो होंगे वो टूट जाएंगे, तो उसको हमने क्या बोल दिया कि स्पेक्ट्रम है। ये आपके क्या होते हैं, आपके जो स्पेक्ट्रम होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये आपकी लाइन स्पेक्ट्रम है। तो स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है, देखिए दिस स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ कलर्ड लाइंस होती है विच कॉरेस्पॉन्ड डिफरेंट वेवलेंथ होंगी उनकी। लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, एलिमेंट आपका यूनिक होगा। तो ऑन केयरफुल एग्जामिनेशन इट वाज फाउंड दैट एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ एलिमेंट स्पेक्ट्रल लाइन होता है एट लोअर फ्रिक्वेंसी होती है बाय कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम से चलता है, जिनकी हाई स्पेक्ट्रम होती है। यहाँ पे देखिए आपका हाइड्रोजन का दिया हुआ है। अब मैंने जैसे कि आपको बताया था उनकी स्पेक्ट्रम किस तरीके से होती है, किसी ये आपका पास्टन सीरीज़ है, ठीक है। पास्टन सीरीज़ यहाँ से यहाँ तक की आ रही है जिसमें इंफ्रारेड रीजन आता है। बाल्मर सीरीज़ आपकी यहाँ पर आ रही है जिसमें पार्शियली विजिबल। लाइमन सीरीज़ आपकी अल्ट्रावायलेट रीजन में होती है, ठीक है। जैसे कि मैं पीछे से आपको बता के आई थी, वन ऑफ द इन द विजिबल रीजन वॉट डिस्कवर्ड बाय बाल्मर ने किसने देखा था आपका विजिबल रीजन में। तो यहाँ पे जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आएगा बाल्मर सीरीज,
मैंने आपको बताया था बाल्मर सीरीज n इज इक्वल्स टू 2 पे होता है, तो आपका n की वैल्यू जो n1 होगी वो क्या होगी 2 स्क्वायर, n2 क्या होगा आपका 3 4 5 हो सकता है। तो जब यहाँ पे वेव नंबर सबसे पहले 1/λ होता है आपका वेव नंबर निकालना होता है, v जो v बार है आपका वेव नंबर है, ठीक है। r 1/2 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1/n स्क्वायर, 2 स्क्वायर क्यों है क्योंकि हम बाल्मर सीरीज की बात कर रहे हैं, बाल्मर सीरीज में आपका n इज इक्वल्स टू 2 आता है। अब यहाँ पे r जो था आपका कांस्टेंट है जिसे हमने रेडबर्ग कांस्टेंट बोला, इसकी वैल्यू 1.097 इंटू 10⁻7 होता है, या फिर 1.1 भी हम लिख सकते हैं। जो होल नंबर्स होंगे आपके n की वो आपकी 3 4 5 इस तरीके से होगा जो आपका n2 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए और बताएं, बाल्मर सीरीज में सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन होती है, डिस्टेंस सेपरेशन होता है, स्पेसिंग बिटवीन द लाइन डिक्रीज होती है, फ्रीक्वेंसी इनकी इंक्रीज होती है, हाई फ्रीक्वेंसी और लोअर वेवलेंथ होती है। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। 2 सीरीज होता है लाइमन एंड पास्टन सीरीज जिसमें सिमिलर पैटर्न होता है, अल्ट्रावायलेट रीजन और इंफ्रारेड में वो रहते हैं, मैं पहले ही बता के आई हूँ पीछे से। ये एनर्जी डिफरेंस यहाँ पे निकालने को बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका वेव नंबर निकल करके आता है वो यही आता है आपका, जहाँ पे RH क्या है आपका रेडबर्ग कांस्टेंट है, ठीक है। और वेव नंबर आपका क्या हो जाता है RH 1/n1 का स्क्वायर, n1 का इनिशियल माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है, फाइनल। देखिए ये आपकी स्पेक्ट्रल लाइन देखो, लाइमन जो होता है जिसका n1 क्या होता है 1, n2 क्या होता है 2 3 4 अल्ट्रावायलेट रीजन में, बाल्मर सीरीज n इज इक्वल्स टू 2 होता है और n2 वाला 3 4 5 होता है विजिबल सीरीज, पास्टन में क्या होता है 3 होता है और ये 4 5 6 इंफ्रारेड, ब्रैकेट में होता है 4 और ये 5 6 7 क्या होता है n2 और इंफ्रारेड, पी फंड में होता है 5 n1 और n2 क्या होता है 6 7 8 होता है इंफ्रारेड, ठीक है। और ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है कि n1 कितना होगा लाइमन सीरीज, ठीक है, कहाँ कहाँ जा सकती है, ठीक है। देखो लाइमन सीरीज आपका n इज इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इन्फिनाइट तक जाएगी, 2 से भी जाएगी, 3 से भी जाएगी, 4 से भी जाएगी, 5 से भी जाएगी, इस तरीके से चली जाएगी। बाल्मर सीरीज आपका देखो 2 से स्टार्ट है, n इज इक्वल्स टू 2 है, तो ऐसे 3 से 4, 2 से 3, 3 से 4, 5 से, इस तरीके से। 3 वाला कहाँ जा रहा है आपका ब्रैकेट है जो 3 से जाएगा, फिर आपका पास्टन है जो 4 से जाएगा, n इज इक्वल्स टू 4 है, ये 4 से स्टार्ट हो रहा है, पी फंड आपके n इज इक्वल्स टू 5 से स्टार्ट हो रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे देखिए वेव नंबर्स भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो एनर्जी डिफरेंस होता है आपका, ठीक है, ग्राउंड स्टेट जहाँ से क्या है ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, n इज इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट होता है ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट आपका लिमिट स्पेक्ट्रम कहाँ पे होता है n2 जब आपका फाइनाइट हो जाता है, तो जिसको हम आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम कहते हैं। अब यहाँ पे आपको पढ़ना है क्रिटिकल एनालिसिस एंड लिमिटेशंस, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे थ्योरेटिकल मॉडल ऑफ बोर इज एबल टू एक्सप्लेन सम फीचर्स। इन्होंने एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, रेडबर्ग कांस्टेंट वैल्यू, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन दिया। बोर्स थ्योरी सक्सेसफुल थी, तो देखिए यहाँ पे बोर्स थ्योरी आपकी सक्सेसफुल थी क्योंकि यहाँ पे क्या आपने पढ़ा मॉडल के बारे में, जिसके बारे में आपने देखा एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल थ्योरी आपने सारी फ्रीक्वेंसीज वगैरह देखी, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या बोला रेडबर्ग कांस्टेंट, किस तरीके से आप बोर्स थ्योरी में रेडबर्ग कांस्टेंट को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है जब हाइड्रोजन आपके आयंस में टूट जाए। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन जो था वो डिफाइन था मिनिमम एनर्जी से, जिससे हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं n इज इक्वल्स टू 1 से और उसकी डिस्टेंस n इज इक्वल्स टू 2 से, ये सारी चीज़ें पढ़ा। उसके बाद वेव नंबर को कैसे आप कैलकुलेट करते हैं इससे पढ़ा हमने 1/इन्फिनाइट। इन्फिनाइट का मतलब n2 जो होगा वो कुछ इन्फिनाइट तक जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आपने केमिकल कैलकुलेशन भी देखा आयनाइजेशन एनर्जी का, ठीक है। फिर अब हम यहाँ पे बात करेंगे आपकी लिमिटेशंस की, कि कुछ लिमिटेशंस थी बोर्स थ्योरी की। सबसे पहला देखो, अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नेवर बी जीरो, यानी कि ज़ीरो नहीं होता है, ठीक है। तो यूनिट 2 में आप पढ़ेंगे कि n इज इक्वल्स टू 1 स्टेट पे इलेक्ट्रॉन जो होता है जीरो एंगुलर मोमेंटम शो कर सकता है। तो पहली जो होगी इनकी लिमिटेशंस यही थी। दूसरा, द हाइपर फाइन स्ट्रक्चर द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट वेल एक्सप्लेन। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो हाइड्रोजन का इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। तीसरी चीज़, ऑल्सो बोर्स थ्योरी
ऑल्सो बोर्स थ्योरी इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। मल्टी इलेक्ट्रॉन का मतलब सिर्फ और सिर्फ इन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दिया, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के लिए, बाकी इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के लिए इन्होंने नहीं देखा। जिसका इलेक्ट्रॉन आपका 1 होना था उसी में इन्होंने देखा, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ चीज़, फर्दर दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन हाउ मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एटम्स। किस तरीके से आपका मॉलिक्यूल्स बनता है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स बनता है आपका एटम से, यानी कि एटम्स को मिला मिला के, क्योंकि आपको पता है कि एटम से मिलकर ही आपके मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो इस थ्योरी ने एक्सप्लेन ही नहीं किया। पांचवी चीज़ क्या थी इनकी, कि डज नॉट रिकॉग्नाइज द वेव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर इन्होंने नहीं बताया। तो जस्ट लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आपका इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे दोनों पार्टिकल और वेव एक्सपेक्ट दिखाते हैं, ठीक है। क्रिस्टल स्पेसिंग इन अ निकल क्रिस्टल एज अ डिफ्रैक्शन में देखेंगे, इट इज़ पॉसिबल, डिफ्रैक्शन पैटर्न्स होता है। इस तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन ही नहीं किया, ठीक है। एंड इन टर्म्स ऑफ वेव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो होगा एक वेव नेचर की तरह वेव मोशन कर रहा होगा, बट बोर्स थ्योरी ने ये एक्सप्लेनेशन नहीं दिया इस फिनोमेना के बारे में। उसके अलावा ये आपका इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है, ठीक है। बोर्स थ्योरी में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एक ऑर्बिट में जिसने स्टेशनरी स्टेट बोला था। पाथ ऑफ दिस ऑर्बिट आपका कैन बी नॉन ओनली इफ द साइमल्टेनियसली बोथ द पोजीशन वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, उस तरीके से होता है। एक्यूरेट एंड साइमल्टेनियसली डिटर्मिनेशन ऑफ बोथ पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन के बारे में भी नहीं बता, बट दिस अजम्पशन इज नॉट कन्फर्म, ठीक है। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बताया, ठीक है। सारी चीज़ें हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद इसकी मॉडिफिकेशन के लिए देखो, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, समरफील्ड ने प्रपोज किया मॉडिफिकेशन लाने के लिए बोहर्स के मॉडल में, ठीक है। तो ये भी आपका आता है कि सोमरफेल्ड मॉडिफिकेशन। सोमरफेल्ड आपके ये ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोर्स थ्योरी को मॉडिफाई किया एंड ट्राई टू इंटरप्ट द फाइन स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की, किसके, स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन की। इलिप्टिकल पाथ इन्होंने बताया, इलिप्टिकल कुछ इस तरीके से होता है और सर्कल आपका ये होता है। इन्होंने इलिप्टिकल पाथ बनाने के लिए यूज़ किया, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से शो कर रहे हैं। इलिप्टिकल ऑर्बिट जो होता है न्यूक्लियस का, प्रेजेंट एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ एक्लिप्स, ठीक है। इस तरीके से आप देखिए, ये आपका है, देखिए ये है, ठीक है। वर्टेक्स इस तरीके से इन्होंने बोला कि यहाँ पर जो आपका ये है, ये पॉइंट आपका वर्टेक्स है, ऊपर का पॉइंट, ये भी वर्टेक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके दो फोकल पॉइंट्स है, F1 और F2। F1 आपका माइनर एक्सिस पे है और F2 आपका मेजर एक्सिस पे। ये वाला आपका माइनर है, ये वाला आपका मेजर हो गया, ठीक है। ये इलिप्टिकल ऑर्बिट्स है जो कि सोमरफेल्ड ने दिया मेजर और माइनर एक्सिस और फोकल पॉइंट्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप, दैट इन कॉन्ट्रास्ट द सर्कल वेयर द रेडियस इज कॉन्स्टेंट है, एंगल आपका चेंज हो रहा है। तो इक्लिप्स्ड में आपका रेडियस एंड एंगल ये भी चेंज होते हैं। तो सच एंगल चेंज इज शोन इन बिलो, ये देखिए, यानी एक्लिप्स में आपके एंगल भी चेंज हो रहे हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक θ1 है, θ2 है, ये x2 है, इसका डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एंगल्स बता रहे हैं इक्लिप्स में, ठीक है, इलिप्स। तो यहाँ पे देखिए कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू, इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कुड बी डिस्क्राइब बाय रेडियल क्वांटम नंबर, जैसे NR बोला, एज ए म्यूथल क्वांटम नंबर जो K है, और रेडियल क्वांटम नंबर NR है। दीज नंबर्स आर रिलेटेड टू बोहर्स क्वांटम नंबर, जहाँ पे N पहले आ रहा था, तो N जो था यहाँ पे उसको यहाँ पे मॉडिफाई करके NR+K किया, ठीक है। तो क्वांटम नंबर ज्योमेट्री से किस तरीके से आया, आपका N/K हुआ, यानी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, इस तरीके से हुआ। फिर इन्होंने क्या दिया, ऑल्सो फॉर अ गिवन वैल्यू n एंड k हैव वैल्यूज फ्रॉम 1 to n तक होना चाहिए। n/2 जो था, ठीक है, n आपका 4 है, ठीक है, और k आपका 1 2 3 4 हो जाना था। तो यहाँ पे n/k की वैल्यू 4/1 हो गया, ठीक है, और 4/2 हो गया, 4/3 हो गया, इस तरीके से आपका होता रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने एनर्जी का भी एक्सप्रेशन दिया इलेक्ट्रॉन के, हाइड्रोजन के लिए वही एक्सप्रेशन था कि 2π² E⁴m/k + nr का स्क्वायर, क्योंकि n स्क्वायर था पहले, h स्क्वायर था, तो यहाँ पे k + nr आ गया, ठीक है। और क्या चीज़ें थी यहाँ पे, देखो, लेटर मॉडिफाई L हैज़ वर शोन टू हैव वैल्यूज 0 1 एंड n-1। n इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है आपका, जिसकी n की वैल्यू 2 होगी और l की वैल्यू 0 एंड 0 2 +1 एंड n-1 हो जाता है, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन व्हेन द एटम्स आर प्लेस्ड इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जिसको उन्होंने बोला जीमन इफेक्ट। तो जीमन इफेक्ट का भी बोला, जीमन इफेक्ट क्या होता है, जब आपकी स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग जो होती है एक मैग्नेटिक फील्ड के प्लेस करने में होती है, यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांगली लगा होगा। पार्शियली एक्सप्लेन किया इन्होंने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसमें m आपका क्वांटम नंबर्स होते हैं, क्वांटम नंबर से भी आपको क्वेश्चंस आते हैं, वो भी बनेंगे। ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखा, वैल्यू ऑफ Lm कैन हैव 2l + l, जिसको +1 to -l इस तरीके से होता है, या क्वांटम नंबर्स में पढ़ेंगे यूनिट फॉर्म में, ठीक है, इसको अभी देखने की ज़रूरत नहीं।
तो इस तरीके से आपका था। तो देखिए यहाँ पे टर्मिनल क्वेश्चंस कैसे हैं। एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस ऑफ अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, मैंने आपको नोट से भी यहाँ से पढ़ना है। इन्वर्ट विद द एनालॉजी बिटवीन एटम एंड सोलर सिस्टम, क्लासिफिकेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। उसके बाद आप देखेंगे कि बोर के पोस्टुलेट। फिर आपको एक्सप्रेशन लिखना है किसका, रेडियस का, मास, चार्ज, ऑर्बिट, ये सारी चीज़ें। फिर आपको रेडियस को थर्ड ऑर्बिट के लिए कैलकुलेट करना है, तो यानी कि वैल्यू आपको थर्ड ऑर्बिट, ठीक है, 3 रखना है। एक्सप्रेशन आपको लिखना है कि एनर्जी को कैसे आप nth ऑर्बिट के लिए कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 4th ऑर्बिट्स के लिए वाई द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम्स की किस तरीके से अलग होता है। ये आपका एक्सप्रेशन है। RH क्या होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RH, सेंटीमीटर इनवर्स में आपको बताना है RH क्या होता है, ठीक है। रेडबर्ग कांस्टेंट है। वेव नंबर बताना है आपका फर्स्ट 2 लाइन्स इन बार्मल सीरीज। फर्स्ट 2 लाइन का मतलब क्या हो गया, N1 आपके होता है लाइमन बार्मल, N1 2 और N2 क्या हो गया आपका 3 हो गया, फर्स्ट 2 लाइन्स, ठीक है। तो बाल्मर सीरीज में N1 रख देना, N2 रख देना, फिर आप लिमिटेशंस लिखना, ठीक है। तो बस यही इंपॉर्टेंट है आपका इस चैप्टर में। ये चैप्टर आपका डन होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जहाँ पे आप डुअल बिहेवियर पढ़ेंगे रेडिएशन एंड मैटर का, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर हम अच्छे से पढ़ेंगे और ज़्यादा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।